नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। प्रयागराज महाकुंभ मेले में कई रिकॉर्ड बने हैं। 45 दिनों में 66 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों ने पवित्र स्नान किया, तो महाकुंभ से लाखों लोगों को रोजगार भी मिला। ऐसी ही सफलता की एक कहानी का जिक्र खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और कहा, एक नाविक परिवार ने महाकुंभ से 30 करोड़ की आमदनी की है। न्यूज 18 की टीम भी उस परिवार तक पहुंची और पता लगाया कि परिवार की आमदनी आखिर हुई कैसे। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा के फ्लोर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की एक सक्सेस स्टोरी बताते हुए कहा कि प्रयागराज के एक नाविक परिवार ने 130 नावों से 30 करोड़ की आमदनी महाकुंभ से की। नाविक परिवार की आमदनी महाकुंभ में एक रिकॉर्ड बन गई। सीएम योगी के इस बयान के बाद प्रयागराज का यह नाविक परिवार सुर्खियों में आ गया है। प्रयागराज के अरेल निवासी पिंटू महारा के मुताबिक उनके परिवार में तकरीबन 100 लोग हैं। सबके पास मिलाकर 130 से ज्यादा नावें हैं। उनका कहना है कि करीब 12 नावें उनके पास पहले से मौजूद थी, लेकिन महाकुंभ के चलते उन्होंने 70 नई नावें बनवाई, जिसमें 7 मोटर बोट वाली नावें भी शामिल हैं। पिंटू महारा के मुताबिक महाकुंभ से पूरे परिवार को ही अच्छी आमदनी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर सीएम योगी आदित्यनाथ का महाकुंभ मेले को लेकर ऐसा मैनेजमेंट नहीं होता तो यह कभी संभव नहीं था। महाकुंभ में नाविक परिवार मालामाल। पिंटू महारा के परिवार ने की करोड़ों की कमाई। 130 नाव से 30 करोड़ आमदनी का आंकलन। परिवार में 100 लोग, 130 से ज्यादा नावें। मोटर बोट वाली नाव से भी की आमदनी। एक नाव और मोटर बोट से कई चक्कर लगाए। पिंटू महारा के मुताबिक महाकुंभ में 19 से ज्यादा कमाई हुई। परिवार के हर सदस्य को 5 से 6 लाख रुपए की आमदनी हुई है। निषादों ने सब 5 लाख 4 लाख प्लस कमाया है। किसी ने तो 8-8 लाख कमाया है। और हम लोग भी कमाए हैं। उनका महाप्रसाद माता रानी गंगा माता का महाप्रसाद के रूप में हम लोग भी पाए हैं। अच्छा, अगर इसके पहले आयोजन होता, इतनी भीड़ नहीं आती, तब भी क्या इतनी आमदनी हो पाती? नहीं हो पाती। तब नहीं हो पाती। योगी जी नहीं होते तो इतना होता ही नहीं। भव्य कुंभ नहीं होता, डिजिटल कुंभ नहीं होता। मोदी जी, योगी जी नहीं होते तो नहीं होता। प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भीड़ 13 जनवरी से 12 फरवरी तक दिखाई दी। इस दौरान राज्य सरकार और मेला प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम भी किए गए थे, जिससे देश दुनिया के लोग पवित्र स्थान के लिए प्रयागराज पहुँचे। सुनिए सीएम योगी ने इस परिवार के लिए क्या कहा। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। वही महाकुंभ में नाव के तय किए गए किराए से कई गुना ज्यादा आमदनी होने के सवाल पर पिंटू महारा ने कहा कि भीड़ के चलते नाव का संचालन काफी दूर से किया गया, जिससे लोगों ने स्वेच्छा से मुंह मांगा किराया दिया। पिंटू महारा के मुताबिक कई श्रद्धालुओं ने उपहार भी दिए। उपहार के रूप में पैसे, आभूषण और कपड़े भी दिए। उनके मुताबिक नाविकों ने महाकुंभ में मोटी कमाई के साथ ही पुण्य भी कमाए हैं। निषादों ने सब 5 लाख 4 लाख प्लस कमाया है। किसी ने तो 8-8 लाख कमाया है। और हम लोग भी कमाए हैं। उनका महाप्रसाद माता रानी गंगा माता का महाप्रसाद के रूप में हम लोग भी पाए हैं। अच्छा, अगर इसके पहले आयोजन होता, इतनी भीड़ नहीं आती, तब भी क्या इतनी आमदनी हो पाती? नहीं हो पाती। तब नहीं हो पाती। योगी जी नहीं होते तो इतना होता ही नहीं। भव्य कुंभ नहीं होता, डिजिटल कुंभ नहीं होता। मोदी जी, योगी जी नहीं होते तो नहीं होता।
अरेल इलाके के पिंटू परिवार का बेहद साधारण जीवन यापन कर रहा है, लेकिन अब तो सुर्खियों में आ गया है। पिंटू महारा की मां भी महाकुंभ के दौरान हुई कमाई से खुश नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ कर रही हैं। हम कहे थे कि बेटा नहाओ आओ, जिसके पास पैसा हो दे जेगा, जिसके पास नहीं है उसको भी स्नान कराना। गंगा माई आशीर्वाद दे, तुम बहुत ऊपर जाओगे। तो गंगा माँ ने आशीर्वाद दिया आप लोगों को। हाँ। योगी जी के लिए क्या कहेंगी? योगी जी प्रदेश के मुखिया हैं, इतना बड़ा मैनेजमेंट तो उनका धन्यवाद कहते हैं योगी की। ये योगी ने बहुत धन्यवाद है। पूरे आयोजन के दौरान कई रिकॉर्ड बने। ऐसे में पिंटू महारा के परिवार की इनकम चर्चा में है। साधारण नाविक परिवार ने करोड़ों की इनकम की है। फिलहाल सीएम योगी ने इसे आस्था से आजीविका का नाम दिया है और लोग चर्चा कर रहे हैं कि नाविक तो महाकुंभ में माला माल हो गए। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18, प्रयागराज। तो महाकुंभ आयोजन के दौरान यूपी की अर्थव्यवस्था में 3 लाख करोड़ के योगदान पर बीएचयू के सर्वे ने मोहर लगा दी है। काशी हिंदू विश्वनाथ की शाखा डीएवी डिग्री कॉलेज की अर्थशास्त्र की सर्वे टीम ने महाकुंभ में आर्थिक लाभ का आंकड़ा जारी किया, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा छोटे व्यवसायियों को हुआ है। अनुमान से जुड़ी स्पेशल रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। महाकुंभ से यूपी की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान। बीएचयू की टीम का सर्वे, छोटे कारोबारियों को लाभ। प्रयाग, अयोध्या, काशी में खूब हुआ कारोबार। $3,000 प्रति व्यक्ति खर्च, 3.5 लाख करोड़ का कारोबार। महाकुंभ शुरू होने के बाद विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग ने 12 सदस्यीय टीम गठित की। टीम ने अपने कुछ सवालों के साथ पीपीटी तैयार किया और प्रयागराज, अयोध्या और काशी के सर्वे के लिए निकल पड़ी। इस टीम ने प्रयागराज में लगभग 250 लोगों के साथ सर्वे किया, तो काशी में लगभग 400 लोगों से अलग अलग स्थानों पर सवाल पूछे। सर्वे के दौरान पाया गया कि आने वाले श्रद्धालुओं से सबसे ज्यादा फायदा होटल, गेस्ट हाउस, रेस्तरां के साथ ही स्ट्रीट वेंडर, प्रसाद, सड़क किनारे रेहड़ी वाले दुकानदार फायदे में रहे। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 65 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई। सर्वे के मुताबिक प्रत्येक व्यक्ति ने लगभग 3,000 रुपए खर्च किए, जिसमें काशी, अयोध्या और प्रयागराज का भ्रमण शामिल रहा। ऐसे में 3,000 का 65 करोड़ से गुना किया जाए तो लगभग 3.5 लाख करोड़ का महाकुंभ के दौरान व्यापार हुआ। हम लोगों ने शुरू में फरवरी के फर्स्ट वीक में प्रयागराज में किया था, जिसमें एक शेड्यूल बनाया था, क्वेश्चनर बनाया था। उसके सारे हम लोगों ने लगभग 250 लोगों से वहां पर हर वर्ग के लोगों से बातचीत की, तो ये पाया गया कि प्रयागराज में यूथ इस बार के महाकुंभ में ज्यादा आए हैं, जिसकी उम्र जो है 22 साल से लेकर 35 साल के बीच में ज्यादा थी। और हर तरह के ग्रामीण परिवेश से भी लोग आए, शहरी परिवेश के लोग थे या विदेशों से भी लोग आए। तो हमने देखा कि सभी लोग एक एवरेज वहां पर एक दिन में 2,500 से 3,000 रुपया उनका खर्च होता था। हम लोगों ने यहाँ पे जब सर्वे किया तो यहाँ के लोगों से हम लोगों ने उनकी कितने खर्च उन्होंने किया, किस किस एक्टिविटीज पे खर्च किया। जैसे वो यहाँ पे आए तो उन्होंने ट्रैवल पे खर्च किया, घूमने पे खर्च किया, होटल में रुके तो वहाँ पे होटल में जो उनके रुकने पे जो खर्च आए, सामान पे उन्होंने कितना खर्च किया, खरीदारी कितनी की, घाटों पे घूमने में, और जो स्ट्रीट फूड, खाने के सामान, लोकल यहाँ के जो आइटम्स थे उन्होंने खरीदे। इन सारे चीजों पे जो उन्होंने खर्च किया उसका एक विवरण लेने का हम लोगों ने कोशिश किया था। वहीं इस टीम ने काशी में भी अलग अलग स्थानों पर सर्वे किए। सर्वे टीम के अनुसार काशी में लगभग 4 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज से वाराणसी पहुंचे। टीम ने वही आंकड़ा रखा, वाराणसी में लगभग 60,000 करोड़ का व्यापार देखा गया। अलग प्रवाह होता था, उसमें मैक्सिमम लोग अयोध्या और काशी आए। काशी में 45 दिनों में लगभग 4 करोड़ से अधिक लोग आए, जो हम लोगों ने आकलन किया है। तो काशी में चूंकि कुंभ नहीं था, लेकिन काशी विश्वनाथ, यहाँ के 84 घाट, यहाँ का विकास देखने के लिए भी, दर्शन करने के लिए भी, गंगा स्नान करने के लिए भी 4 करोड़ लोग आए। यहाँ भी वही स्थिति थी, लगभग 3,000
कम से कम एक दिन में लोग खर्चे करते थे और 2 से 3 दिनों तक स्टे करके काशी विश्वनाथ का दर्शन कर पाते थे और घाटों को घूम पाते थे। यहाँ पर हमने देखा कि इसका प्रभाव पड़ा कि बनारस में बगैर कुंभ के, बगैर कोई इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा किए, बनारस में लगभग 55,000 करोड़ से 65,000 करोड़ तक के यहाँ भी फ्लो होता है। सर्वे टीम के दावे के मुताबिक छोटे दुकानदार और पटरी पर सामान बेचने वाले स्ट्रीट वेंडर्स ने अच्छी कमाई की। इस महाकुंभ से पूर्वांचल में धार्मिक पर्यटन से होने वाली कमाई से यूपी की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान मिला। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि महाकुंभ की सफलता ने यूपी की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त योगदान दिया, जिसकी चर्चा आगे भी होती रहेगी। वाराणसी से रवि पांडेय की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और राजधानी लखनऊ समेत यूपी के कई शहरों में हजारों होम बायर्स के करोड़ों रुपए लेकर खुद को दिवालिया घोषित करने वाले अंसल एपीआई ग्रुप पर ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 24 घंटे के अंदर एलडीए ने लखनऊ के गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। साथ ही गाजियाबाद में भी कार्रवाई शुरू हो गई है। एफआईआर में मुख्य आरोपी अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिक पिता पुत्र प्रणव अंसल और सुशील अंसल और 2 निदेशकों समेत कई के नाम शामिल हैं। देखिए। होम बायर्स को धोखा, एक्शन में सीएम योगी। अंसल ग्रुप के मालिकों पर दर्ज हुआ केस। लखनऊ से गाजियाबाद तक होगी कार्रवाई। अंसल ग्रुप पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के अमीन अर्पित शर्मा द्वारा मंगलवार देर शाम गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। आरोप है कि प्राधिकरण ने 2005 में 1765 एकड़ की हाईटेक टाउनशिप विकसित करने के लिए भूमि चिन्हित की थी। इसकी डीपीआर 2006 में स्वीकृत की गई, जिसके बाद अंसल ने टाउनशिप विकसित करने का काम शुरू किया। लेकिन स्वीकृत टाउनशिप में स्वयं की खरीदी गई जमीन से कई गुना अधिक ग्राम समाज, सीलिंग, तालाब, राज्य सरकार के नाम दर्ज चक मार्क, नवीन परती, बंजर, नहर और नाली जैसी सरकारी जमीन को भी अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया। लखनऊ की टाउनशिप में कब्जाई सरकारी जमीन, तालाब, सीलिंग, परती, नहर की जमीन कब्जाई। गाजियाबाद में भी अंसल ने तोड़े नियम कायदे। ईडब्ल्यूएस स्कीम के तहत मकान नहीं बनाने का आरोप। डूंडाहेड़ा की टाउनशिप में बायर्स के साथ धोखा। जांच हुई तो इस धांधली का खुलासा हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में बायर्स फंस गए और अंसल ने खुद को दिवालिया घोषित करने की बात कर दी। बायर्स की परेशानी और शिकायतों को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में कहा कि एक भी होम बायर्स का पैसा ना लौटाया तो अंसल की सारी संपत्ति जब्त कर लेंगे और भागे तो पाताल से भी खोजकर कड़ी सजा दिलाएंगे। ये अंसल तो आप ही की उपस्थिति थी। आप ही के समय में उसको उसकी सारी इलीगल मांगों को पूरा करके निवेशकों के साथ और होम बायर्स के साथ धोखा हुआ है। ये सब समाजवादी पार्टी के समय में सारे काम हमारे सामने उसको हमने कभी उसको ध्यान को नहीं किया। आपने उसके लिमिट को बढ़ाया था, हमने उसको घटाया था और शिकंजा कस करके आज उसको इस स्थिति में पहुंचा देंगे। अगर एक भी होम बायर के साथ धोखा किया तो सारी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लेंगे। किसी होम बायर के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। लेकिन मैं इस बात के लिए भी आश्वस्त करूंगा कि अगर किसी को गलतफहमी होगी कि किसी गरीब का पैसा या किसी नागरिक का पैसा लेकर के वह कहीं भाग जाएगा तो पाताल से भी उसको निकाल करके लेके आएंगे और सजा दिला देंगे। दरअसल अंसल एपीआई ने सरकारी जमीन पर धड़ल्ले से कब्जा कर उस पर टाउनशिप बनाकर उसे हजारों होम बायर्स को बेच तो दिया, लेकिन अब तक इन होम बायर्स को अपने घर, मकान या फ्लैट का कब्जा नहीं मिल सका और इस बीच अंसल ग्रुप द्वारा खुद को दिवालिया घोषित कर दिया गया। हड़कंप के चलते राजधानी लखनऊ समेत यूपी के नोएडा, गाजियाबाद जैसे शहरों में हजारों बायर्स ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद अंसल ग्रुप के इस कारनामे का सीएम योगी ने खुद संज्ञान लिया।
राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों के हजारों होम बायर्स के करोड़ों रुपए लूट खुद को दिवालिया घोषित करने वाले अंसल ग्रुप के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब ताबड़तोड़ एफआईआर शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं अंसल एपीआई के उसी सेल्स मार्केटिंग ऑफिस में खड़ा हूं, जिसके जरिए जो हजारों होम बायर्स हैं उनको राजधानी लखनऊ में फ्लैट बेचे गए, प्लॉट बेचे गए, लेकिन उनको उन पर कब्जा नहीं दिया गया और अब अंसल ग्रुप ने खुद को दिवालिया घोषित कर लिया है, जिसके बाद लगातार होम बायर्स द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसको खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए तत्काल अंसल ग्रुप के खिलाफ एफआईआर कराने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के चलते 24 घंटे के अंदर ही सभी संबंधित विभाग हरकत में आ गए और सबसे पहले एलडीए ने तत्काल राजधानी लखनऊ के गोमती नगर थाने में अंसल के मालिक प्रणव अंसल, बेटे सुशील अंसल समेत अन्य जो जिम्मेदार लोग थे उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। वहीं दूसरी ओर गाजियाबाद में भी अंसल ग्रुप के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। डायरेक्टर प्रणव अंसल, विकास यादव, अमित शुक्ला समेत कई लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बीएनएस और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट जीडीए के जेई ने केस दर्ज कराया है। डुंडाहेड़ा स्थित 152 एकड़ में इंटीग्रेटेड टाउनशिप बननी थी, लेकिन अंसल इंफ्रास्ट्रक्चर ने ध्यान नहीं दिया। अंसल ग्रुप पर आम जनमानस के साथ धोखाधड़ी का आरोप है। ईडब्ल्यूएस स्कीम के तहत भवनों का निर्माण भी नहीं किया गया। 848 भवनों की जगह 160 का ही निर्माण किया गया। सरकारी नियम कायदों को भी अंसल ग्रुप ने दरकिनार कर दिया, जिसके बाद अब क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। अंसल बिल्डर्स के 2 डायरेक्टर सहित तकरीबन 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें, पूरा मामला डोंडाहेड़ा इलाके का है, जहां पर ये टाउनशिप बनाई जा रही थी। तकरीबन 152 एकड़ में ये टाउनशिप बनाई जा रही थी। जीडीए के जेई के द्वारा ये मुकदमा दर्ज कराया गया है। बीएनएस और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज के तहत पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज कराया गया है। जो लोगों ने अप्लाई किया था, जो टाउनशिप बनाई गई थी, उन लोगों ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए अंसल की जहां जहां भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहां मुकदमा दर्ज कराने की बात कही है। इसी कड़ी में गाजियाबाद में भी जीडीए के जेई द्वारा एक मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें कि अंसल बिल्डर के 2 डायरेक्टर सहित 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। अंसल ग्रुप के खिलाफ ग्रेटर नोएडा में भी धोखाधड़ी के आरोप हैं। अंसल हाईटेक टाउनशिप में कुल 131 आरसी जारी। रेरा ने 131 आरसी जारी की, जिसमें 26 करोड़ से ज्यादा का बकाया। उत्तम स्टील्स एंड एसोसिएशन के चलते 237 आरसी जारी। 237 आरसी में कुल 57 करोड़ रुपए बकाया। कुल 369 आरसी अंसल बिल्डर के खिलाफ। 369 आरसी का 83 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया। उत्तम स्टील्स एंड एसोसिएशन में 237 आरसी जारी। उत्तम स्टील्स एंड एसोसिएशन का प्रमोटर है अंसल बिल्डर। बिल्डर्स की धोखाधड़ी और बायर्स के फंसने का ये कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन योगी सरकार अंसल ग्रुप के खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी कर चुकी है। लखनऊ और गाजियाबाद में एफआईआर दर्ज होने के बाद टीमें जांच में जुट गई हैं। फिलहाल बायर्स को अब अंसल ग्रुप पर अगली कार्रवाई का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।